नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अजीत पवार एनसीपी मंत्रियों के साथ शरद पवार से मिले। प्रफुल्ल पटेल बोले, हमने पैर पकड़कर उनका आशीर्वाद लिया, उन्होंने हमें सुना, बोले कुछ नहीं। जी हां दोस्तों, अजीत पवार और उनके गुट के विधायक रविवार को शरद पवार से मिलने पहुंचे। यह मुलाकात वाई बीच चौहान सेंटर में हुई। मुलाकात के बाद अजीत गुट वाली एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने पैर पकड़कर शरद पवार जी का आशीर्वाद लिया। पटेल ने कहा कि हमने उनसे विनती की है कि एनसीपी पार्टी के साथ रहें और मजबूती से आगे बढ़ें, इस बारे में विचार करें। उन्होंने हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, उन्होंने शांत होकर हमारी बातें जरूर सुनी। शरद पवार से मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि शरद पवार साहब यहाँ मौजूद हैं, तो हम बिना उन्हें सूचित किए यहाँ आ गए। एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले गुटों की यह पहली बैठक है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अगर राहत नहीं मिली तो बर्बाद हो जाएंगे मेरे 8 साल, राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है, जिसमें सूरत ट्रायल कोर्ट से सजा आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। राहुल गांधी की याचिका में कहा गया है कि अगर याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी गई तो वह अपने करियर के 8 साल गंवा देंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(3) के तहत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और 2 साल की सजा पाने वाले शख्स की जेल की अवधि और सजा काटने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए वह अयोग्य रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पूर्णेश मोदी की अर्जी पर उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। यह मामला न तो गंभीर प्रवृत्ति का था और न ही नैतिक अधमता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए इतनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिहार में नहीं लागू होने देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। नीतीश कुमार ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिलाया भरोसा, बोले करेंगे विरोध। जी हां दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में सियासत गर्म है। लॉ कमीशन यूसीसी को लेकर देश भर में लोगों की राय ले रहा है। समान नागरिक संहिता को लेकर उनकी राय क्या है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। अब ऐसे में यूसीसी को लेकर मामला और गंभीर बनता जा रहा है। इसी बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जदयू का बड़ा स्टैंड सामने आया है। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के एक शिष्टमंडल ने यूसीसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी चिंता जताई है। इस शिष्टमंडल के साथ जदयू एमएलसी खालिद अनवर और मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। खालिद अनवर के अनुसार शिष्टमंडल की बात सुन नीतीश कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 3400 अपराधों को डीक्रिमिनलाइज कर देगा जन विश्वास बिल। मानसून सत्र के लिए केंद्र ने तैयार किए 22 बिल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को दिल्ली में सेवाओं से जुड़े केंद्र के अध्यादेश पर अपने रुख पर सस्पेंस खत्म करते हुए घोषणा कर दी है कि वह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों पर नरेंद्र मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करेगी। वहीं केंद्र भी संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर जोरदार तैयारियों में जुटा हुआ है। इस सत्र में दिल्ली सेवाओं, डाटा प्रोटेक्शन, जन विश्वास, वन संरक्षण और कई अन्य विधेयकों के आने की संभावना है, जिनका विपक्ष पहले से विरोध करता आ रहा है। जन विश्वास विधेयक 2022 42 कानूनों में 181 प्रावधानों में संशोधन करने और आपराधिक प्रावधानों को तर्क संगत बनाने की कोशिश करता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कश्मीर में 33 साल बाद बड़े पर्दे की वापसी। एलजी ने किया 2 सिनेमा हॉल का उद्घाटन। सबसे पहले चलेगी शाहरुख खान की फिल्म। जी हां दोस्तों, बारामूला और हंदवाड़ा में शनिवार को 33 साल बाद सिनेमा हॉल की वापसी हुई। जम्मू और कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर के इन 2 कस्बों में 100 सीटों वाले 2 सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया। यह कदम पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद के कारण बंद पड़े सिनेमाघरों को फिर से खोलने, आम जनता के थिएटरों में जाने के कल्चर को फिर से जिंदा करने, मनोरंजन के विकल्पों को बढ़ाने और अगस्त 2019 के बाद बदहाल हुई सामान्य स्थिति के संदेश को बढ़ावा देने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले केंद्र शासित राज्य यूटी के प्रशासन के निरंतर अभियान का हिस्सा है। पिछले साल ही मनोज सिन्हा ने शोपिया और पुलवामा में सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में यमुना 5 दिन बाद खतरे से नीचे आई। एलजी ऑफिस का आरोप। केजरीवाल ने फ्लड कंट्रोल कमेटी की 2 साल से मीटिंग ही नहीं की। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 5 दिन बाद रविवार को यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया। शाम 7 बजे तक यमुना का वाटर लेवल घटकर 205.91 मीटर पर आ गया। यमुना के वाटर लेवल का डेंजर मार्क 205.33 मीटर पर है। इधर दोस्तों, दिल्ली के एलजी ऑफिस ने एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक कमेटी बनाई गई। पिछले 2 साल
से इस कमेटी की कोई बैठक ही नहीं हुई। दिल्ली के सीएम इसके अध्यक्ष हैं। एलजी ऑफिस के मुताबिक जून में इस कमेटी की बैठक होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेना और सेंट्रल वाटर कमीशन के अधिकारी शामिल होते हैं। इस मीटिंग के बाद ही फ्लड कंट्रोल को लेकर निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन बिना बैठक और तैयारियों के ही राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे सीएम केजरीवाल। अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बनी बात तो अकाली दल ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, दिल्ली में केंद्र के ऑर्डिनेंस का विरोध कर रही आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिल गया है। इसके बाद पार्टी की ओर से फैसला किया गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात बनने को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। शिरोमणि अकाली दल के महासचिव विक्रम सिंह मजीठिया ने रविवार को इसे अपवित्र गठबंधन करार दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि दोनों पार्टियों का एक छिपा हुआ गठबंधन है, ये बार बार सामने आता रहता है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने यह सारी बातें कही। एसएडी नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ अपवित्र गठबंधन एक बार फिर उजागर है। दिल्ली में प्रशासन गतिविधियों की समाप्ति पर अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का समर्थन दर्शाता है कि दोनों पार्टियां एक हैं और उनका एक छिपा हुआ गठबंधन है जो फिर से सामने आ गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के द्वारा दिल्ली अध्यादेश का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा को राघव चड्ढा ने बताया पॉजिटिव डेवलपमेंट। जी हां दोस्तों, दिल्ली अध्यादेश को लेकर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एकजुट हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी का समर्थन करने जा रही है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट किया। राघव चड्ढा ने अपने ट्वीट में कहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा की है। उन्होंने इसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट बताया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका बोला डॉलर की तरह इस्तेमाल हो रुपया, कहा यह कॉमन करेंसी बना तो एतराज नहीं, अब भारत की तेजी से विकास करने की है बारी। जी हां दोस्तों, श्रीलंका भारतीय रुपये को कॉमन करेंसी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि श्रीलंका भारतीय रुपये का भी उतना ही इस्तेमाल होते देखना चाहता है जितना अमेरिकी डॉलर का होता है। अगर रुपया का इस्तेमाल कॉमन करेंसी के रूप में होगा तो इससे हमें कोई एतराज नहीं। हमें यह देखना पड़ेगा कि इसके बाद हमें क्या जरूरी बदलाव करने होंगे। विक्रमसिंघे ने कहा कि जैसे जापान, कोरिया और चीन सहित पूर्वी एशिया के देशों में 75 साल पहले बड़े पैमाने पर विकास हुआ, वैसे ही अब भारत और हिंद महासागर के क्षेत्र की बारी है। दुनिया विकसित हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में भी तेजी से विकास हो रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति का यह बयान कोलंबो में इंडियन सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए आया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल में वापसी कर रहा है वामदल, पंचायत चुनाव के नतीजे दे रहे संकेत, माकपा ने किया दावा। जी हां दोस्तों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने कहा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद 2023 के पंचायत चुनाव परिणामों ने वाम दल की वापसी के संकेत दिए हैं। इसने यह भी कहा है कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पा रही है। पार्टी ने दावा किया है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस और आईएसएफ के साथ उसका मत प्रतिशत 21% हुआ है, जो विधानसभा चुनाव के 10% से अधिक है। माकपा की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि स्पष्ट संकेत है कि वाम आगे बढ़ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पैर पकड़कर आशीर्वाद लिया, शरद पवार से कहा एनसीपी को एक रखना चाहते हैं, बोले प्रफुल्ल पटेल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में रविवार को बड़ी हलचल हुई। एनसीपी से बगावत कर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हुए अजीत पवार अचानक शरद पवार से मिलने के लिए वाई चौहान सेंटर पहुंच गए। बागी विधायक भी अजीत पवार के साथ शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम शरद पवार का आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारे सभी मंत्री बिना समय मांगे यहां आए। हमने उनसे अनुरोध किया है कि वह फैसला करे कि एनसीपी कैसे एकजुट रह सकती है। हालांकि पवार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रफुल्ल ने कहा कि हम सब ने शरद पवार से आग्रह किया है और बताया है कि आपके प्रति हम सबके मन में सम्मान है। हमारे सारे मंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 पृथ्वी की अगली कक्षा में पहुंच गया। इसरो ने कहा स्पेसक्राफ्ट सही कंडीशन में है, अभी 4 बार और बदली जाएगी ऑर्बिट। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने शनिवार को चंद्रयान 3 की पहली ऑर्बिट रेंजिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। यानी कि चंद्रयान अब पृथ्वी की अगली और पहले से बड़ी कक्षा में पहुंच गया है। यह प्रोसेस इसरो के बेंगलुरु स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC से कंट्रोल की गई है। 31 जुलाई तक ऑर्बिट रेंजिंग की प्रक्रिया 4 बार और की जाएगी। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि चंद्रयान 3 सही कंडीशन में है, यानी एक ऐसी ऑर्बिट में है जो पृथ्वी से सबसे नजदीक होने पर 173 किलोमीटर और सबसे दूर होने पर 41,762 किलोमीटर की दूरी पर है। इसरो ने 14 जुलाई को 2:35 पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया था। वहीं दोस्तों इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि अगर सब कुछ प्लान के अनुसार रहा
रहा तो यान 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चांद पर उतरेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुबह सपा अध्यक्ष राजभर एनडीए में हुए शामिल, 3 लोकसभा सीट और योगी कैबिनेट में मंत्री पद की शर्त 2019 चुनाव से पहले हुए थे अलग। जी हां दोस्तों, सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राजभर ने योगी कैबिनेट में मंत्री पद, यूपी में 3 लोकसभा सीट और बिहार में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की शर्त रखी है। इसमें घोसी और चंदौली सीटें शामिल है। एनडीए का हिस्सा बनने के बाद राजभर ने रविवार को ट्वीट करके जानकारी दी। राजभर आज ही सुबह सपा की कार्यकारिणी बैठक भी करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान उनकी पार्टी सीटों को लेकर नए सिरे से रणनीति तय करेगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। हिमाचल और उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इन राज्यों को भी दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन तक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक पश्चिम तट पर 17 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में कमी देखी जाएगी। मौसम विभाग ने अपने दैनिक बुलेटिन में भविष्यवाणी की कि हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक व्यापक वर्षा होगी, जबकि उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक इसी तरह की बारिश होगी। आईएमडी के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान मध्य और आसपास के पूर्वी भारत में सक्रिय मानसून की स्थिति बने रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 16 और 18 जुलाई को और 16-17 जुलाई को छत्तीसगढ़ में बारिश होने का अनुमान है। देश के पश्चिमी हिस्से में अगले 5 दिन के दौरान हल्के से मध्यम बारिश के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश भी जारी रहने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेडियो कॉलर से चीतों की मौत के सबूत नहीं मिले, एनटीसीए ने मौत को नेचुरल माना। 4 महीने में 8 चीतों की जान गई। जी हां दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क में हुई चीतों की मौत को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए ने नेचुरल माना है। अथॉरिटी ने रविवार को कहा कि मीडिया में रेडियो कॉलर के कारण चीतों की मौत की रिपोर्ट्स आई है, लेकिन इसके साइंटिफिक सबूत नहीं मिले हैं। एनटीसीए के इंटरनेशनल चीता एक्सपर्ट दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के वेटरनरी डॉक्टर्स के साथ नियमित बातचीत कर रहे हैं। पिछले 4 महीने में भारत लाए गए 20 एडल्ट चीतों में से 5 चीतों की मौत हुई, जबकि यहां जन्म लेने वाले 3 शावकों की भी मौत हो गई है। एनटीसीए ने आगे कहा है कि रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और अन्य सुविधाओं के साथ चीता रिसर्च सेंटर अतिरिक्त वन क्षेत्र को कूनो नेशनल पार्क के नियंत्रण में लाना। अतिरिक्त स्टाफ चीता प्रोटेक्शन फोर्स मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीतों के लिए दूसरा घर बनाने का प्लान बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने हरियाणवी गाने पर डांस किया। प्रियंका गांधी सोनीपत से आई महिलाओं के गले लगी। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर किया। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने रविवार को एक वीडियो शेयर किया जिसमें हरियाणा के सोनीपत से आई कुछ महिलाएं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हरियाणवी गाने पर डांस करती हुई दिख रही हैं। करीब 12 मिनट के इस वीडियो में सोनीपत की कुछ महिलाओं को दिल्ली लाने, घुमाने और अंत में उनकी सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी से मुलाकात शामिल है। वीडियो में प्रियंका गांधी के आवास पर पहुंची इन महिलाओं से राहुल पूछते दिख रहे हैं कि कैसी लगी दिल्ली, घुमा कि नहीं। इसके बाद उनके साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी लंच करते नजर आए। वीडियो के शुरुआती हिस्से में राहुल और सोनीपत के 2 किसानों के बीच बातचीत है। 8 जुलाई को शिमला जाने के दौरान राहुल सोनीपत के मदीना गांव में इन किसानों से मिले थे। राहुल ने खेत में ट्रैक्टर चलाया, धान रोपा और किसानों के साथ खाना भी खाया। तब उन्होंने इन महिलाओं को दिल्ली आने का न्योता दिया था, हालांकि इसका पूरा वीडियो सामने नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली अध्यादेश मुद्दा, कांग्रेस आम आदमी पार्टी में बिगड़ गई थी बात, फिर सीएम नीतीश और ममता बनर्जी ने दोनों को लाया साथ। जी हां दोस्तों, दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को अब कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। कांग्रेस के इस रुख में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी भूमिका निभाई है। असल में पहले दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर अलग अलग रुख रख रही थी, लेकिन इन दोनों नेताओं ने दोनों दलों को एक मंच पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई। पहले नीतीश कुमार जिन्होंने विपक्ष को एक साथ लाने का फैसला किया, और दूसरी बार ममता बनर्जी जिन्होंने अहम मोड़ पर इस मुद्दे को तूल दिया। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता अजय माकन समेत दिल्ली के अन्य नेताओं के तीखे विरोध के बाद पार्टी इस अध्यादेश को लेकर ऊपापोह में थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
बीजेपी ने भरी चुनावी हुकार, नहीं सहेगा राजस्थान का किया शंखनाद। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। इसके तहत राजस्थान में आज से ही नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का आगाज किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में इसकी शुरुआत की। इसके बाद नड्डा ने राजस्थान बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारियों और विधायकों की बैठक ली। बैठक में नड्डा के जीत का मूल मंत्र देखते हुए कहा कि सभी को साथ मिलकर चलना है। उन्होंने SC, ST, यूथ और महिला वर्ग पर फोकस करने के निर्देश भी दिए। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के आगाज के लिए जयपुर आए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरी तरह से अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मां, बेटे और बेटी की पार्टी है। नड्डा ने आरोप लगाया कि दिल्ली को पैसा भेजना और गरीबों का पैसा मारना इस सरकार का काम है। भ्रष्टाचार मामले में गहलोत सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। बीजेपी इस अभियान के तहत 2 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मिले गौतम अडानी, गोंडा पावर प्लांट सौंपा। भारत की पहली इंटरनेशनल बिजली परियोजना फुल कैपेसिटी के साथ शुरू हुई। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने फुल कैपेसिटी से गोंडा पावर प्लांट शुरू होने के बाद शनिवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। यह अडानी ग्रुप का पहला इंटरनेशनल पावर प्लांट है। इसके साथ ही भारत का भी यह ऐसा पहला इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट है जिससे देश में बनी 100% बिजली को दूसरे देश में सप्लाई की जा रहा है। इसके लिए अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर ने झारखंड के गोंडा में 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाया। ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDP को बिजली की सप्लाई की जा रही है। 2016 में इसे लेकर करार किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली वालों को झटका, अब घर, दुकान, प्लाट खरीदने पर देनी होगी ज्यादा फीस। जी हां दोस्तों, देश की दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया है। दिल्ली सरकार ने शहर भर में 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली संपत्तियों पर ट्रांसफर शुल्क में 1% की बढ़ोतरी कर दी है। ट्रांसफर ड्यूटी में वृद्धि को दिल्ली नगर निगम MCD ने मई 2022 में मंजूरी दी थी, लेकिन इस संबंध में सरकार ने 10 जुलाई 2023 को एक अधिसूचना जारी की है। ट्रांसफर ड्यूटी राजस्व विभाग की ओर से लगाए जाने वाले स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का हिस्सा है। प्रॉपर्टी की शिफ्ट, कन्वेंस या सेल डीड के जरिए ट्रांसफर करने पर बिक्री की रकम पर यह शुल्क लगाया जाता है। अब इस फीस में वृद्धि के बाद पुरुष के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने पर 7% और महिला के नाम पर ट्रांसफर होने पर 5% स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, अब तक 19 पार्टियों को भेजा गया न्योता। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 25 साल पूरे होने पर इसकी सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। इसे लेकर 18 जुलाई को नई दिल्ली में गठबंधन के घटक दलों की बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक के लिए अब तक 19 राजनीतिक पार्टियों को न्योता भेजा जा चुका है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को 2024 के चुनाव के पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। 25 साल पहले मई 1998 में एनडीए का गठन हुआ था। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। वर्तमान में बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके अध्यक्ष हैं। गठन के बाद से अब तक एनडीए में करीब 41 राष्ट्रीय और राज्य की पार्टियां सदस्य रह चुकी हैं, जिनमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेडीयू भी शामिल रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अच्छा होगा अब कभी न लौटे सीमा, पाकिस्तान में परिवार और पड़ोसियों ने किया बहिष्कार, कहा अब वह मुस्लिम भी नहीं रही। जी हां दोस्तों, एक हिंदू व्यक्ति के साथ रहने के लिए भारत में जा पहुंची 4 बच्चों की एक पाकिस्तानी मां सीमा हैदर का उसके परिवार और पड़ोसियों ने बहिष्कार कर दिया। रूढ़िवादी मुस्लिम देश में सामाजिक मापदंडों की अवहेलना करने की हिम्मत करने के लिए उसे बहिष्कृत किया गया है। सीमा और सचिन मीणा 2019 में पबजी खेलने के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए और इसके बाद 2 चिर प्रतिद्वंदी देशों में 1300 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर रह रहे इन दोनों के बीच एक नाटकीय प्रेम कहानी शुरू हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार सीमा 30 और सचिन 22 दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रबपुरा इलाके में रहते हैं, जहां वह एक प्रोविजन स्टोर चलाते हैं। सीमा को 4 जुलाई को अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते बिना वीजा के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि सचिन को अवैध प्रवासियों को शरण देने के लिए जेल भेजा गया था। हालांकि वे हाल ही में जेल से रिहा हो गए हैं, लेकिन सीमा पार से खबरें इतनी सकारात्मक नहीं आ रही है। सीमा भारत आने से पहले अपने बच्चों के साथ पिछले 3 साल से पाकिस्तान में किराए के एक मकान में रही थी। उसके मकान मालिक के 16 वर्षीय बेटे ने कहा कि उसे अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए, वह वहां रह सकती है। अब वह मुस्लिम भी नहीं रही है। 4 बच्चों की मां और नौकरी करने विदेश गए व्यक्ति की पत्नी के पाकिस्तान के इस रूढ़िवादी समाज में सब कुछ छोड़कर पड़ोसी देश में अवैध रूप से जाने की हिमाकत उसके आस पड़ोस में सभी लोगों के लिए चर्चा का विषय बन रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हनुमा विहारी की टीम ने जीता दिलीप ट्रॉफी का खिताब, फाइनल में वेस्ट जोन को 75 रनों से हराया। जी हां दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी 2023 के फाइनल मुकाबले में साउथ जोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। इसके साथ ही टीम ने खिताब पर कब्जा भी जमा लिया। साउथ जोन ने फाइनल में वेस्ट जोन को 75 रनों से हरा दिया। हनुमा विहारी की कप्तानी वाली टीम साउथ जोन के खिलाड़ी विद्युत कवेरप्पा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पहली पारी में 7 विकेट और दूसरी पारी में 1 विकेट झटका। साउथ जोन की टीम में मयंक अग्रवाल और तिलक वर्मा भी शामिल थे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कौन से खिलाड़ी का नाम है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हो उस खिलाड़ी का नाम जिसने कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रनों का पहाड़ लगाया है, तो जल्दी से उस खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।